अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 10th क्लास की जो हमारी केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 15 स्टाइकोमेट्री का लेक्चर नंबर 8 यील्ड के बारे में आज हमने डिस्कस करना है। इससे मुतालिक जो न्यूमेरिकल होंगे उसको भी हम सॉल्व करेंगे। और ये जो आपके पास क्वेश्चन है ये फाइनल एग्जाम के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आएगा कि व्हाट इज यील्ड, व्हाट इज एक्चुअल यील्ड, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्चुअल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड या परसेंटेज यील्ड, ये इस किस्म के क्वेश्चन होंगे। सबसे पहली बात आती है यील्ड क्या होती है। बेटा जब आप घर में चाय बनाना शुरू करते हैं या चाय बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, दूध लेते हैं, पानी लेते हैं, चीनी लेते हैं, पत्ती लेते हैं, इन सब को आपने एक खास टेम्परेचर के ऊपर गर्म करते हैं तो इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होगा। इसके नतीजे में जो आपको प्रोडक्ट मिलता है उसे हम यील्ड कहते हैं। अब आपने यहाँ पे पढ़ेंगे कि कितनी अमाउंट में, मतलब आपने 2 लोगों की चाय बनानी है तो कितनी अमाउंट में आपने रिएक्टेंट लेने हैं, 10 की बनानी है तो कितने अमाउंट के में आपने रिएक्टेंट लेने हैं, उनकी परसेंटेज प्योरिटी क्या होगी, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे पढ़नी है। तो ऐसे बेटा घर में हम राइस बनाते हैं, हम चिकन लेते हैं, राइस लेते हैं, मसाला जात लेते हैं, फिर ये खास टेम्परेचर पे उसे गर्म करते हैं तो यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होगा जिसके नतीजे में हमारे पास राइस बनेंगे, दैट इज कॉल्ड यील्ड। तो अब आपने समझ लेना है कि यील्ड क्या होता है। ये इसकी डेफिनेशन है कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा इसके बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलेंगे दैट इज नोन एज ए यील्ड। तो इसे हम यील्ड कहते हैं। यील्ड बेटा आपके पास दो तरह से होगी, एक को हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड, एक को आप कहते हैं एक्चुअल यील्ड। जैसे बच्चों आपने चाय बनानी है घर के अंदर, पहले आप देखते हैं कितने लोगों ने चाय पीनी है, पूछते हैं बच्चों कितने लोगों ने चाय पीनी है, 3 या 4 लोग कहते हैं हमने चाय पीनी है। तो आप उनकी थ्योरी बनाते हैं, जहन के अंदर एक इक्वेशन बनाते हैं कि ये 3 लोग हैं, मैं 2 कप जो है वो दूध ले लूं, 1 कप मैं पानी ले लूं, हम 4 या 5 चम्मच मैंने चाय के डालने हैं, 2 या 3 चम्मच मैंने चीनी के डालने हैं, तो दैट इज नोन एज ए थ्योरेटिकल यील्ड। लेकिन बेटा केमिस्ट्री के अंदर आपने जिस चीज की भी यील्ड कैलकुलेट करनी होती है तो थ्योरेटिकली पहले उसकी हम एक इक्वेशन बना लेते हैं ताकि सारा डाटा हम सही तरीके से कैलकुलेट कर सकें। थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है, इट इज, ये आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, इट इज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड। ये वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होती है जो आप कैलकुलेट करते हैं या एस्टिमेट करते हैं फ्रॉम ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कि पहले आप उसकी इक्वेशन लिखेंगे कि ये चीजें हमने मिला के ये चीज बनानी है, तो आप उसकी फिर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बना के वहां से आप उसे कैलकुलेट करेंगे, फिर आपको पता चलेगा ये चीज मैं बना सकता हूँ या नहीं। अभी न्यूमेरिकल में हम देखेंगे। तो ये जो कैलकुलेटेड यील्ड होती है ये तो आपने जस्ट कैलकुलेट की तो आप इसे कैलकुलेटेड यील्ड भी कहते हैं या आइडियल यील्ड भी कहते हैं। जैसे आप 9th क्लास में थे तो आपने सोचा था कि मैंने जो है इस साल बोर्ड के अंदर जो है पूरे नंबर हासिल करने हैं, सारे के सारे 550 नंबर इस साल मैंने लेने हैं। तो ये आपके शुरू दिन का ख्याल था, लेकिन जब आपके पेपर हुए तो बाजुकात पेपर आप लेट पहुंचे, बाजुकात लाइट नहीं थी, बाजुकात जो शीट आपको मिली वो अच्छी नहीं है, कोई एक आधा एमसीक्यूज नहीं आता, इस तरीके से 1-2 नंबर कम हो गए। तो ये बेटा आपके पास जो आपने पहले सोचा हुआ था वो कैलकुलेटेड या आइडियल थी, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली काम करते हैं तो वो चीज क्या हो गई, कम हो गई। तो अब आपने असल बात की तरफ आते हैं, व्हाट इज एक्चुअल यील्ड। कि एक्चुअल यील्ड क्या होती है, ये वो काम होगा जो प्रैक्टिकली आप करेंगे और इसके बाद आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। पहले चाय के लिए आपने एक स्कीम बना ली थी, वो थ्योरेटिकल यील्ड थी। अब ये सारा काम आपने किया, प्रैक्टिकली गए किचन के अंदर, ये सब चीजें मिलाई, तो इसके बाद जो आपको चाय मिली तो दैट इज नोन एज एक्चुअल यील्ड। तो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन ए केमिकल रिएक्शन इज परफॉर्म। जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो जाएगा इसके बाद जो प्रोडक्ट आपको मिल रहे होते हैं दैट इज नोन एज एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड को आल्सो नोन एज एक्सपेरिमेंटल यील्ड, बाजू का ये भी आ जाएगा व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल यील्ड, तो ये एक्चुअल यील्ड होती है। इसे आपने प्रैक्टिकल यील्ड भी कहते हैं, मतलब आपने उसे परफॉर्म किया, अमली तौर पर काम किया, फिर जाके आपको वो प्रोडक्ट मिले, तो इसलिए बेटा आप इसे प्रैक्टिकल यील्ड भी कहते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन आएगा, अब आपने याद रखना है एक्चुअल यील्ड की वैल्यू हमेशा कम होती है, थ्योरेटिकल यील्ड की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। मतलब बाजार से आपने कपड़े लेने जाना है, आपको अब्बू ने 5,000 दिए, अब आप थ्योरेटिकली अपने आप को सोचते जा रहे हैं 2,000 का सूट लूंगा, 1,000 के जूते लूंगा, पर्स ले लूंगा, फलां चीज ले लूंगा। लेकिन जब हम बाजार पहुंचते हैं तो वहां पे महंगाई इतनी होती है कि 4,000 में सिर्फ आपका सूट आता है, जूते नहीं आते। तो वो था एक्चुअल
प्रैक्टिकली आपकी अमाउंट हमेशा ज्यादा होगी, आप ज्यादा तवक्को रखते हैं लेकिन एक्चुअल अमाउंट हमेशा कम हो जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, अपनी बुक के ऊपर लिख लें, ऐसे टिक लगा लें। व्हाई एक्चुअल यील्ड इज लेस देन कैलकुलेटेड यील्ड, व्हाई एक्चुअल यील्ड इज लेस देन एक्चुअल यील्ड, व्हाई एक्चुअल यील्ड इज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, सॉरी कि ये जो एक्चुअल यील्ड होती है ये थ्योरेटिकल यील्ड से क्यों कम होती है, मतलब जो थ्योरी में आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं वो ज्यादा होती है लेकिन एक्चुअली जब आप काम कर रहे होते हैं वो कम होती है। व्हाई, तो इसकी वजह यह है कि एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक्चुअल यील्ड बढ़ गई हो, थ्योरेटिकल यील्ड कम हो गई हो, हमेशा ये कम होती है। क्या वजह होती है? नंबर वन, या तो कोई साइड रिएक्शन हो गया, मतलब आपने जो चीज बनाना चाहते हैं उसके साथ कुछ और बन गया, या हमारा रिएक्शन क्या होगा, इनकम्प्लीट रिएक्शन होगा, ये इनकम्प्लीट रिएक्शन होगा, या प्रोडक्ट लॉस हो गए। प्रोडक्ट कैसे लॉस हो गए? जब आप किसी चीज को धोने लगते हैं, मतलब राइस बनाना चाहते हैं, जब आप उनकी वॉशिंग कर रहे थे, वॉश करते हैं, उसे धो रहे होते हैं, तब कुछ जाया हो गए। या कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी आप क्रिस्टलाइजेशन कर रहे होते हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि वो इस दौरान हमारे पास क्या हो जाएंगे बेटा, जाया हो जाते हैं, इसलिए हम उसे कहते हैं कि प्रोडक्ट लॉस हो गया और आपके पास जो एक्चुअल यील्ड कम होगी। या बाजुकात इंप्योरिटीज इन रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट, बाजुकात इंप्योरिटीज आ जाती हैं, तब भी वो आपके पास क्या होगा, एक्चुअल यील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। बाजुकात ऐसे होता है जो काम करने वाला आदमी है, यानी जो आपके पास को वर्कर्स हैं जो वहां काम कर रहे हैं वो इन एक्सपीरियंस हैं, वो अच्छा काम नहीं कर रहे, इसलिए उनसे बहुत सारी चीजें जाया हो रही हैं, या वो प्रॉपर टेम्परेचर और हीट नहीं दे रहे। ड्यू टू दिस रीजन आप कहते हैं एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। ये अपनी बुक के ऊपर आपने लिख लेना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। अब आपने एक परसेंटेज यील्ड क्या होती है, कि आपने जो प्रैक्टिकली काम किया है उसकी एफिशिएंसी को चेक करने के लिए कितने परसेंट एफिशिएंट है, तो एफिशिएंसी को चेक करने के लिए हम परसेंटेज का कंसेप्ट यूज करते हैं कि उसके 100 हिस्से बना लेते हैं और इसमें देखते हैं कि आपने कितना हिस्सा जो है इस प्रोडक्ट का ऑब्टेन किया, दैट इज नोन एज ए परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड क्या होगी? परसेंटेज यील्ड आपको एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन बता रहा होता है, जितनी परसेंटेज यील्ड ज्यादा होगी उसकी एफिशिएंसी बेटा उतनी ज्यादा होगी। परसेंटेज यील्ड को आपने कैसे कैलकुलेट करना है? परसेंटेज यील्ड बराबर है एक्चुअल यील्ड बटा थ्योरेटिकल यील्ड ज़रबे 100। इस फार्मूले को आपने याद कर लेना है, यही हमने बार बार यहाँ पे यूज करना है कि परसेंटेज यील्ड बराबर है एक्चुअल यील्ड बटा थ्योरेटिकल यील्ड ज़रबे 100। इट कैन टेल अस अबाउट द परसेंटेज यील्ड के बारे में ये आपको बताएगा। अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप के अंदर हो रहा होता है, मतलब एक ही जगह आपने चीजों को मिलाया फौरन प्रोडक्ट बन गए, तो उसकी परसेंटेज यील्ड ज्यादा होती है। जो मल्टी स्टेप के अंदर रिएक्शन हो रहे होते हैं, पहले एक चीज बनाई फिर दूसरी चीज बनाई फिर तीसरी को मिक्स किया, तो ये इनकी परसेंटेज थोड़ी कम होती है। अब परसेंटेज यील्ड आपके पास तीन तरह के रिजल्ट आएंगे। पहला रिजल्ट ये आएगा कि आपके पास 100% प्रोडक्ट आ गए, तो इसका मतलब है आप बहुत एफिशिएंट हैं, परफेक्ट एफिशिएंसी आ गई, आपका जो रिएक्शन है वो बहुत अच्छा हुआ और आपने बहुत अच्छा काम किया। या बेटा लेस देन 100%, कि आपकी जो परसेंटेज यील्ड है वो 100 से कम हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ या तो इसमें प्रोडक्ट का लॉस हो गया, या आपने इसमें कोई प्रॉपर काम नहीं किया, या हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या होंगे, इनकम्प्लीट है, कोई ना कोई मसला बन गया, इसलिए इसकी परसेंटेज यील्ड जो है वो 100 से कम हो गई। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि मोर देन 100, कि आपने जो चीज भी बनाई उसकी जो एफिशिएंसी है वो 100 से ज्यादा हो गई। तो ये तो बड़ी अजीब बात है कि आपकी परसेंटेज 100 से ज्यादा हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट है उसके अंदर या तो इम्प्योरिटीज आ गई हैं, या उसके अंदर कोई पानी है, वेट प्रोडक्ट है, या उस प्रोडक्ट के अंदर कोई और चीज शामिल हो गई है जिसकी वजह से आपकी परसेंटेज यील्ड जो है वो बढ़ गई है। तो एक्चुअली क्या होता है, या तो परसेंटेज 100 होती है लेकिन अमूमी तौर पर ये 100 से क्या होगी बच्चे, कम होगी। अब हम एक एग्जांपल करते हैं 15.17, तो इससे आपको ये चीजें समझ आएगी। तो हमारे पास बेटा एक केमिकल दिया जा रहा है जो कि जिंक है, जिंक, ये आपके पास 50 ग्राम जिंक है, इसको आपने एक्सेसिस ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो इसके नतीजे में जो जिंक नाइट्रेट हमारे पास बनता है वो 80.2 ग्राम बन रहा है। तो आपने बताना है इसकी थ्योरेटिकल यील्ड क्या थी, इसकी परसेंटेज यील्ड क्या है। बहुत मजे का सवाल है, इसे हम हल करते हैं। सबसे पहले तो आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी होगी। ये जिंक का फार्मूला होता है, ये बेटा आपके पास नाइट्रिक एसिड है HNO3 है, इसके 2 मोल लेंगे क्योंकि बैलेंस करने के लिए हमें 2 मोल चाहिए। जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा देन इट कैन बी फॉर्म जिंक नाइट्रेट
NO3 ट्वाइस, ये जिंक नाइट्रेट बनेगा। साथ बेटा एक वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। अब उसका एक्चुअल सवाल क्या है कि अगर मैंने आपको ये 50 ग्राम देता हूं, ये 50 ग्राम अगर आपको जिंक दी जाती है, तो जिंक नाइट्रेट का जो प्रोडक्ट आपके पास बनता है वो 80.2 ग्राम बनता है। तो बताओ इसकी कैलकुलेटेड यील्ड कितनी थी और इसकी परसेंटेज यील्ड कितनी है। तो कैलकुलेटेड यील्ड तो आपने केमिकल इक्वेशन से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो आपने इसके नंबर ऑफ मोल्स बनाने होंगे, फिर आप इसको कंपेयर करेंगे, आ जाएगा। बहुत मजे का टॉपिक है, देखते हैं। तो आप लिखोगे बेटा मोलर मास, यानी या इसका मोलर मास ऑफ जिंक। तो आपने बताना है मोलर मास ऑफ जिंक। ये जो जिंक होता है इसका मोलर मास हमारे पास कितना होगा? हम जानते हैं कि जिंक का मोलर मास बेटा 65.37 है, ये इसका मोलर मास है। अब क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे कि अगर 50 ग्राम अगर आपके पास जिंक 65.37 ग्राम होता तो एक मोल था। अब आपके पास एक मोल या 50 ग्राम है, तो इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स बनाएंगे? कितने नंबर ऑफ मोल्स बनते हैं? तो एन लिखेंगे। एन क्या? नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या करेंगे? गिवन मैस, जो आपको गिवन मैस है वो 50 है, इसका मोलर मास कितना है बेटा? 65.37 है। इससे आप इसे डिवाइड कर देंगे। जब आप इसे डिवाइड करते हैं तो इसका जवाब आएगा 0.76 मोल, यानी 50 ग्राम अगर आपको जिंक मिलता है तो जिंक के 0.76 मोल होते हैं। अब क्या करना है? अब तो काम ही आसान हो गया। अब आपने कंपैरिजन करना है जिंक का और जिंक नाइट्रेट का कि कितने मोल इसके यूज होते हैं। अगर 50 ग्राम तो कितने इसके बनते हैं। चलें जी, आप इसको करते हैं। तो आपने इसको कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। अब आपने जो चीज कैलकुलेट करनी है तो ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगी? थ्योरेटिकल यील्ड आ जाएगी, जो आपने थ्योरी के जरिए इसको हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आएगी थ्योरेटिकल यील्ड? ये आपको बता रहा है कि अगर एक मोल, ये इक्वेशन बता रही है हमें कि अगर एक मोल बच्चों हमारे पास जिंक होगा, एक मोल जिंक होगा, इट गिव्स क्या देगा? जिंक नाइट्रेट देगा, जिंक नाइट्रेट। तो जिंक नाइट्रेट इसने दिया, कितना दिया? वो भी बच्चों एक मोल, यानी इधर भी एक है इधर भी एक है, एक मोल दिया। अगर इसका आपके पास 0.76 मोल होंगे जिंक के, तो फिर जिंक नाइट्रेट कितना बनेगा? वो भी 0.76 मोल ही बनेगा। अब क्या कैलकुलेट करना है? अब आप देखेंगे कि 0.76 मोल से इसके कितने ग्राम बनते हैं, इसके जिंक नाइट्रेट के। फिर हम इसकी परसेंटेज मालूम कर लेंगे। चलें, अब बेटा आपने कैसे मालूम करेंगे? हमारे पास फार्मूला यही होता है, एन बराबर है, एन क्या चीज है? ये गिवन मैस है। एन एन बराबर है बेटा, एन बराबर है गिवन मैस बटा मोलर मैस। तो आपने क्या मालूम करना है? ये गिवन मैस मालूम करना है। तो छोटा एम यानी गिवन मैस बराबर है एन जरबे मोलर मास ऑफ जिंक नाइट्रेट। ये जिंक नाइट्रेट का बेटा मोलर मास क्या होगा? जिंक नाइट्रेट का मोलर मास बच्चों हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं लिखता हूँ जिंक नाइट्रेट, इसका मोलर मास कैलकुलेट करता हूँ। कैसे करेंगे? इसको मैं थोड़ा खोल देता हूँ। ये जिंक है। अब कितने नाइट्रोजन है? 2 हैं, तो मैं 2n लिख दूंगा। अब आपके पास ऑक्सीजन कितने हैं? ये 2 है, 2। नीचे कितने हैं? 3 है, और ये ऑक्सीजन लिख दूंगा बराबर है 0 के ही आएगा। अब मैं मजीद इसे सिंप्लीफाई कर लूं। जिंक है, ये 2 नाइट्रोजन है, ये 6 क्या होंगे? ऑक्सीजन है। अब इनके एटॉमिक मासेस लिखिएगा। अब जो मोलर मास हमारा कैलकुलेट करता है हमारी बुक वाला, वो जिंक का अब जो मास लिखता है वो 65.38 लिखता है। पहले इसने लिखा था 65.37, तो अब लिखता है 65.38। कोई खास फर्क नहीं है, आप लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे 2 जरबे नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा? 16। अब इन सब को बच्चों मल्टीप्लाई आप करेंगे, एक दूसरे के साथ जरब देंगे। जब जरबे देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 65.38, ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा 28, ये आ जाएगा 96। सबको जब जमा करोगे 189.38 आपके पास इसका जवाब आ जाएगा, 189.38। तो अब इसका जो मोलर मास था वो आपके पास आ गया 189.38। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने थे वो आपके पास आ गए। नंबर ऑफ मोल्स 0.76 है। मोलर मास कितना है बेटा? वो आपने लिखा हुआ है 189.38।
तो मल्टीप्लाई कीजिए, आप कैलकुलेटर से आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जवाब आएगा 143.938 ये आपके पास इतना इसका मोलर मास बन जाएगा। अब क्या करना है, अब आपने इसकी परसेंटेज यील्ड बतानी है। ये इसकी क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड इतनी आनी चाहिए थी, लेकिन आपके पास कितनी आ गई 80.2 ग्राम, यानी 100 से ये इतनी सारी होगी 80.2 ग्राम। अब आप इसकी परसेंटेज यील्ड बताएंगे कि इसकी परसेंटेज यील्ड क्या है, तो यहाँ पे आपने हेडिंग लगा देनी है परसेंटेज यील्ड, क्योंकि अब आपने परसेंटेज यील्ड बता रहे हैं। परसेंटेज यील्ड किसके बराबर होगी, ये परसेंटेज यील्ड है, ये हमारा फार्मूला होता है एक्चुअल यील्ड जो आपने असल हासिल कर चुके हैं बटा थ्योरेटिकल यील्ड है, मल्टीप्लाई बाई बच्चों 100 से इसे मल्टीप्लाई करें। एक्चुअली आपके पास कितनी आ चुकी है 80.2 आ गई है, और आपने थ्योरेटिकली कितनी हासिल की है 143.92 मल्टीप्लाई बाई 100 से इसे आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा 55.7, ये 55.7%। तो आपकी जो प्रोडक्ट है जो आपने यहाँ पे जिंक और नाइट्रिक एसिड से बनाई है वो 55.7% है। चलें अब ज्यादा क्लियर होगा, एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्विक चेक है कि आपके पास क्या है, कि यहाँ पे आपके पास पोटाशियम पर क्लोरेट है, यानी KClO3 है, पोटाशियम पर क्लोरेट। पोटाशियम पर क्लोरेट का जो गिवन मास आपको दिया जा रहा है वो 40 ग्राम है, और इसका जो मोलर मास है ये इसने आपको दे दिया, ये 122.5 है। ऑक्सीजन का यहाँ पे जब ये केमिकल रिएक्शन होगा तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन पैदा होती है वो 14.9 है। तो आपने इसकी परसेंटेज यील्ड बतानी है। सबसे पहले आप इसकी इक्वेशन लिखें, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ये आपके पास आएगा 2KClO3, जब आप इसे हीट करेंगे ये डिकम्पोज होगा, किसमें होगा, पोटाशियम क्लोराइड में 2KCl में, प्लस क्या होगा ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन में। अब सवाल समझें कि आपके पास अगर पोटाशियम पर क्लोरेट के आपको 40 ग्राम दिए जा रहे हैं, 40 ग्राम दिए जा रहे हैं, तो इसके नतीजे में जो ऑक्सीजन बन रही है ये 14.9 ग्राम बन रही है। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी परसेंटेज यील्ड कितनी होगी। सवाल समझे, अगर 40 ग्राम पोटाशियम पर क्लोरेट आपको दिए जा रहे हैं तो इसके नतीजे में बेटा ऑक्सीजन जो है ये 14.9 ग्राम बन रही है। अब हम देखेंगे कि थ्योरेटिकली 40 ग्राम से कितना बनती है, ये तो एक्चुअल है ना, थ्योरेटिकली इससे कितनी बननी चाहिए, तो हमारे पास कितनी आ रही है इतनी। चलें अब आपने क्या करना है कि इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, किसके बेटा, पोटाशियम पर क्लोरेट के। तो सबसे पहले आप इसका मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि मोलर मास ऑफ KClO3, मोलर मास ऑफ KClO3, तो इसका कितना होगा, पोटाशियम का बेटा 39 होता है, क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होगा, ऑक्सीजन का कितना होगा, 3 ऑक्सीजन है, एक का 16 होता है। सबको जरब देंगे तो उसने हमारी बुक के अंदर आपको ऑलरेडी दे दिया है 122.5 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलर मास है। अब क्या करोगे, ये जो 40 दिया जा रहा है इसके आपने नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे। तो आप लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3, मोल्स ऑफ KClO3, इसके कितने मोल्स बनेंगे, तो आप लिखोगे 40 डिवाइडेड बाई 122.5। जब इसे डिवाइड कर दोगे तो आएगा 0.326 मोल बन गए। अब तो क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया कि अब आपको क्या कहती है इक्वेशन। इक्वेशन कहती है कि अगर इसके 2 मोल इस्तेमाल होते हैं तो इसके 3 मोल बनते हैं। बहुत आसान है कि अगर 2 मोल, अगर बेटा आपके पास 2 मोल ऑफ KClO3 अगर आपके पास होता है तो इट गिव्स ऑक्सीजन, कितना देता है बेटा, ये आपके पास 3 मोल देगा। अगर बच्चों ये 1 होगा तो ये कितना देगा, 3/2 देगा। अगर ये 0.326 मोल आपके पास KClO3 के हैं, कितना बनेगा, 3/2 मल्टीप्लाई बाई 0.326। जब आप इसे डिवाइड कर लेते हैं तो इसका जो जवाब आता है वो आपके पास आता है 0.4898, ये मोल आ गए। अब आपने क्या करना है कि इसका मास बनाना है, किसका, ऑक्सीजन का, कि अगर इतने मोल आपके पास हैं तो ऑक्सीजन का मास कितना होगा, ये थ्योरेटिकल यील्ड है। अब आपने बताना है
मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ O2, यानी ऑक्सीजन का मास इस मोल से कितना बनता है। क्या फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स हैं मल्टीप्लाई बाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मोलर मास। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 32। जब आप इसे जरब दे देते हैं तो ये आपके पास आता है 15.67, 15.67 बेटा, ये आपके पास क्या आ गया, ग्राम्स आ गए ऑक्सीजन के। ये क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड, मतलब ये है कि अगर 40 ग्राम KClO3 आपके पास था तो थ्योरी आपको कहते हैं कि इसका 15.67 ग्राम बनना चाहिए था, लेकिन इसका कितना बन गया 14.9। तो अब आपने क्या करना है, परसेंटेज यील्ड, कि इसकी परसेंटेज यील्ड क्या होगी वो कैलकुलेट कीजिए। कैसे करेंगे, एक्चुअल यील्ड, एक्चुअल यील्ड कितनी है 14.9 है, थ्योरेटिकल यील्ड कितनी है 15.67 है, मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से आपने इसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या जवाब आएगा 95.09%। तो इस रिएक्शन के दौरान जो इसकी एफिशिएंसी है वो आपके पास 95.09% है। अब बेटा आपने किसी चीज के अंदर परसेंटेज प्योरिटी भी मालूम कर सकते हैं, मतलब कोई मेडिसिन आप बना रहे हैं तो उस मेडिसिन के अंदर कितनी इम्प्योरिटी है या कितने परसेंट वो मेडिसिन प्योर है वो भी आप बता सकते हैं। तो व्हाट इज परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ ए कंपाउंड इंडिकेट, परसेंटेज प्योरिटी से मुराद होता है वो जो कंपाउंड है इसके अंदर द अमाउंट ऑफ प्योर कंपाउंड प्रेजेंट इन एन इम्प्योर सैंपल। अगर आपके पास कोई इम्प्योर सैंपल है तो उसके अंदर प्योर कंपाउंड की कितनी मिकदार है, तो दैट इज नोन एज ए परसेंटेज प्योरिटी। अब क्या होगा, परसेंटेज प्योरिटी का ये फार्मूला ये आपने याद रखना है, मास ऑफ प्योर सैंपल बटा टोटल मास ऑफ इम्प्योर सैंपल का कितना मास है मल्टीप्लाई 100। अब बेटा आपने एक मेडिसिन, एक दवाई बनाई है, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाई है, उस प्रोडक्ट का जो मास आपके पास आता है वो 12 ग्राम है, मतलब जो प्रोडक्ट वो बना लेते हैं वो 12 ग्राम है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली तौर पर उसे मेजर किया गया तो उसका जो एक्टिव मास आ रहा है वो 11.57 ग्राम है, यानी उसका जो असल उसके अंदर प्रोडक्ट मौजूद है वो 11.57 ग्राम है। बाकी इसके अंदर क्या हुआ, वो आपके पास 0.43 जो है कोई इम्प्योरिटीज आ गई हैं, तो वो अब आप बताएंगे कि वो कितने परसेंटेज इसकी प्योरिटी है इसकी, वो हम इसका फार्मूला लिखेंगे यही वाला कि परसेंटेज प्योरिटी, आपने बता देनी है कि परसेंटेज प्योरिटी, कि इसकी परसेंटेज प्योरिटी क्या होगी। तो आपने लिखना है कि मास ऑफ प्योर कंपाउंड के जो प्योर कंपाउंड का मास है वो कितना है वो 12 है, और बेटा जो एक्टिव ड्रग है 11.57 है, मल्टीप्लाई बाई 100, सिर्फ 100 से आपने इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जवाब क्या आएगा 96.4%। मतलब जो मेडिसिन आपको दी जा रही है वो 96.4% प्योर है, बाकी इसके अंदर जो आपके पास आ रहा है वो 2.6% जो है या 3.6% जो है वो बच्चे आपके पास क्या होगी वो मेडिसिन इम्प्योर है। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बेस्ट विशेष, गुड लक, अल्लाह हाफिज।